हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपके लिए एसएसटी के यानी सोशल स्टडीज के इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलूँगा और पूरी जानकारी भी आपको इनके बारे में देता रहूँगा। वैसे तो 30 क्वेश्चन है, लेकिन 50 से ऊपर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी भाई लोग किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें एसएसटी पूछा जाता है, उसकी जो भी तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को अंत तक देखें। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट छांट के लिए गए हैं। दोस्तों, मेहनत करना है और इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विदेश में सर्वाधिक कार्यालय किस बैंक में है? विदेश में सर्वाधिक कार्यालय किस बैंक के हैं? किस बैंक के सबसे ज्यादा कार्यालय हैं? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर HDFC बैंक? तो इनमें से बताना है कि विदेश में सबसे ज्यादा कार्यालय किस बैंक के हैं। आपको मालूम ही है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो कस्टमर है किस बैंक के पास है, या सबसे आज इंडिया में टॉप 1 पर कौन सा व्यापारिक बैंक चल रहा है, वही है, उसके सबसे ज्यादा कार्यालय हैं आपके विदेश में भी, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर 3 बैंकों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल एक तो ये था, बैंक ऑफ मद्रास था और बैंक ऑफ बॉम्बे था। आप पूरा लिख लेना कॉपी में। ये 3 जो बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनको मिला करके एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, वह दर क्या कहलाती है जिस पर निजी तथा सार्वजनिक बैंक अल्प समय के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि उस बैंक, माना अल्प समय के लिए कोई निजी बैंक या फिर कोई भी सार्वजनिक बैंक अगर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना चाहता है, तो वह किस दर पर ऋण देगा? रिजर्व बैंक इनको किस दर पर ऋण देगा, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? रेपो दर। ध्यान रखना, अगर अल्प समय के लिए कोई भी सार्वजनिक और निजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनको जो ऋण है वो रेपो दर पर देता है। और अगर बैंक दर की बात करें, तो कोई भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, किसी भी बैंक को या किसी भी बैंक को जो भी ऋण देता है वो बैंक दर कहलाता है। यानी रिजर्व बैंक जो भी ऋण देगा सदस्य बैंकों को, तो वो बैंक दर होगा। और यदि अल्प समय के लिए कोई निजी और सार्वजनिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेना चाहेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी उस पर जिस दर पर ऋण देगा, तो उसे रेपो दर कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो दर। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? रिवर्स रेपो दर क्या होता है? बैंकों द्वारा जो भी अपनी अतिरिक्त धनराशि होती है उसको क्या करना पड़ता है? अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उस धनराशि को जमा करते हैं, अगर कोई भी बैंक अपनी धनराशि जो है, जो अतिरिक्त धनराशि है, अगर उसको रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, तो रिजर्व बैंक उनको जिस ब्याज पर जो ब्याज देता है उस पैसे पर, तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? एक निश्चित कोष होता है लगभग 40%, एक निश्चित कोष होता है लगभग 40%, जो कि किसी भी बैंक को
जिसके अनुपात में किसी भी बैंक को क्या रखना पड़ता है, अपने पास जो है प्रतिभूतियां रखना पड़ता है। इसी को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की मांग की गई? तो रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की मांग जो है किस समिति की सिफारिश पर रखी गई? तो फ्रेंड्स, ये रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने, ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। 1921 में ब्रिटिश शासन के दौरान 1921 में ही रेल बजट को अलग से पेश करने की यहाँ पर मांग की गई थी। एक समिति का निर्माण किया गया था, एक समिति बनी जिसका नाम है एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ही रेल बजट को अलग से पेश करने की मांग सर्वप्रथम 1921 में की गई। अगर पूछा जाएगा राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स कर सुधारों से संबंधित है। कर सुधार रट लेना दोस्तों, कर सुधार से राजा चेलैया समिति संबंधित है। और रंग राजन समिति जो है वो किससे संबंधित है? वो बचत और निवेश से संबंधित है। बचत और निवेश से रंग राजन समिति बचत और निवेश से संबंधित है। और केलकर समिति की बात करें तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सबसे पहले 1921 में पेश किया गया। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। रंग राजन समिति बचत और निवेश से संबंधित है। केलकर समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम होगा दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 1907 में एक इस्पात की कंपनी है जो लौह अयस्क से लौह इस्पात का निर्माण करती है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले 1907 में स्थापित किया था और ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें बर्नरपुर पश्चिम बंगाल, तो ये भी जो है लौह इस्पात की कंपनी है। भद्रावती कर्नाटक में लौह इस्पात की कंपनी है। और ये सभी जो है राउरकेला उड़ीसा जो है ये भी लौह इस्पात की ही कंपनी है। झारखंड जमशेदपुर में जो जमशेदपुर है झारखंड में, यह जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है ये क्या है, एक निजी कंपनी है। मतलब एक व्यक्तिगत कंपनी है, निजी कंपनी है। एक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसको हम ISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो दोस्तों ये एक सार्वजनिक कंपनी है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये जो है ये एक सार्वजनिक कंपनी है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो एक निजी कंपनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया है वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री या फिर युवा कार्यक्रम मंत्री जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करेंगे वो कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर। इसी को वर्तमान में सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम मंत्री जो है नियुक्त किया गया है। मनसुख मंडाविया जो है दोस्तों ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है इनके पास। अश्वनी वैष्णव के पास जो है रेलवे संचार से संबंधित मंत्रालय है या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित मंत्रालय है। और वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित मंत्रालय है।
सामाजिक न्याय अधिकारिता से संबंधित मंत्रालय किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। अश्विनी वैष्णव के पास दोस्तों क्या है? रेलवे से संबंधित, संचार से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित यहाँ पर इसके पास मंत्रालय है। मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, और अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये सूचना प्रसारण मंत्री है और युवा कार्यक्रम मंत्री हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ यहां पर दोस्तों एक चीज, अनुराग सिंह ठाकुर जो है इसमें सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम मंत्री लिखा गया है। एक चीज और है, इसके साथ ही साथ खेल मंत्रालय भी इनके पास है, तो खेल मंत्री भी हमारे अनुराग सिंह ठाकुर ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का 18वां प्रश्न है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का यहाँ पर उल्लेख है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में किस अनुसूची में यहाँ पर है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पांचवी अनुसूची। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है। तो पहली अनुसूची यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए, सारे के सारे अनुसूची 12 अनुसूचियां जो है उनको आपको पूरा मालूम होना चाहिए। तो पहली अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भारत के जो राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते हैं, उसके पेंशन वगैरह हैं। दूसरी अनुसूची में जो हमारे जो राजकीय कार्यकर्ता हैं उनके पेंशन वगैरह है, उनके भत्ते वगैरह हैं। और तीसरी अनुसूची में उन्हीं राजकीय कर्मचारियों के शपथ वगैरह शपथ ग्रहण के बारे में है। चतुर्थ अनुसूची में अगर बोले तो इनमें राज्य और उनका जो राज्य क्षेत्र, राज्य और जो संघ है, जो राज्य है हमारे और जो संघ है उनका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है, वो आपका चौथी अनुसूची में हो जाएगा। यहाँ पर पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, यही वाला पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और प्रशासन के नियंत्रण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में देखें दोस्तों तो यहाँ पर 4 राज्य आते हैं। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य आते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के। मेघालय, मिजोरम, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम हो गया। ये 4 राज्यों की जनजातीय प्रशासन के बारे में है। इसमें मतलब चारों राज्यों के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के जो बीच में शक्तियों का जिस प्रकार से। तो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। कुल 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। इसमें से अगर पहली अनुसूची की बात करें तो उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके विभिन्न पदाधिकारियों के, कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं, उनके पेंशन से संबंधित वहां पर प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बात करें तो जो राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ ग्रहण से संबंधित उल्लेख वहां पर तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें, 4वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, इसमें विभिन्न राज्यों और जो संघीय जो क्षेत्र हैं हमारे उनमें उनका राज्य व्यवस्था में क्या प्रतिनिधित्व है उसकी यहाँ पर बात की गई है। 5वीं अनुसूची में ये 5वीं अनुसूची का तो ये हो गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। बाकी 6वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मिजोरम और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का इसमें उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बोले तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है।
केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किस तरीके से हुआ है, तो ये 3 तरीके से हुआ है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको मालूम है केंद्र सूची, केंद्र, राज्य और समवर्ती, तो ये 3 सूचियां इसमें दी गई है। 7वीं अनुसूची में अगर बात करें 8वीं अनुसूची में, तो इसमें भारत की भाषाओं का जिक्र है, जिसमें कि 22 भाषाएं वर्तमान में है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों पढ़ते हैं बाकी अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई, इनको 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, बाकी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, तो उन्हें भी आप लोग याद करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करे, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा करे। यह अनुच्छेद 48 के क में या 48 के ए में ऐसी बात कही गई है। अनुच्छेद 48 ए या 48 क। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर दूं कि ये क्या है। ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है, और इसी में ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य की जिम्मेदारियां इसमें दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो अनुच्छेद 48 की बात करें ये वाला, तो इसमें कृषि और पशुपालन जो है उसमें आधुनिक विधियों का प्रयोग यहाँ पर राज्य कर सकता है कृषि और पशुपालन में। अनुच्छेद 48 को मैंने आपको बता दिया वन और वन्य जीवों से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो है वो यहाँ पर जो है राज्य क्या करेगा, जो हमारी किसी राज्य की जो ऐतिहासिक जो स्थल है, ऐतिहासिक जो धार्मिक जो विरासतें हैं, उनका यहाँ पर संरक्षण और संवर्धन करने का प्रावधान अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण है। किस प्रकार से न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, अनुच्छेद 50 हमें यह बताता है। और अनुच्छेद जो 51 है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 50 किससे है? कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन है, उनका जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में है। और अनुच्छेद 48 जो है वो किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद जो 48 है वो आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन में नवीन विधियों का यहाँ पर प्रयोग कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों राज्य का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वही योग्यताएं होती है दोस्तों जो कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए होती है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो किसी भी राज्य में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में ऐसी बात कही गई है कि किसी भी राज्य में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 63 में कही गई है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसके लिए जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति का प्रावधान वही होता है जो कि एक राष्ट्रपति के लिए होता है, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और मैं इसी तरीके की वीडियोज आपके लिए नए नए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।